गुड मॉर्निंग। ये वेंसडे मॉर्निंग है और लेक्चर किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्लास 9th के लिए। ठीक है, अच्छा। क्लास 9th में क्या सिखा रहे थे? क्लास 9th में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, और क्या क्या बता दिया है अभी तक? अगर आप देखोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया है। सबसे पहले तो मैंने तुमको ये बता दिया कि करंट होता क्या है, या करंट का भी डेफिनेशन से पहले हमने चार्जेस के बारे में बात करना सीखा था कि चार्जेस क्या है। तो सबसे पहले आपको बताया था कि चार्जेस क्या है, फिर चार्जेस के बाद बताया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट बोलते हैं, फिर करंट के बाद बताया ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ बताने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। ओम्स लॉ में ये देखा कि जो करंट है किसी भी कंडक्टर के थ्रू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके एंड के अक्रॉस मेंटेन किया गया। फिर वहां से हमने डिफाइन किया पोटेंशियल डिफरेंस, और आई का जो रेशियो था उसको हमने रेजिस्टेंस बोला। रेजिस्टेंस जो है वो करंट को रोकने की जो टेंडेंसी है, करंट को रोकने की जो कोशिश है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जिस मटेरियल की जिस प्रॉपर्टी के कारण से वो करंट को अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है, अच्छा। इसके बाद हमने क्या किया था? रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन पर कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज क्या करते हैं? रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करना सीखते हैं। ये जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको क्या कंबाइन करके कैसे लिखा जा सकता है। तो बेसिकली आज अपने को क्या करना है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ना है। दो तरह का कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले देख लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर दोनों के बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है दो तरह से होंगे, दो तरह के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पहले हम क्या करते हैं? सीरीज को डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर पैरेलल के बारे में सोचते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब होता है, अच्छा रेजिस्टर्स को हम क्या करते हैं ना, इस तरह से ऐसे क्रोकेट लाइन से जब आप बनाओगे तो वो क्या होता है? रेजिस्टर का सिंबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं? रेजिस्टर्स को ड्रॉ करेंगे। मान लो ये पहला रेजिस्टर है R1, इसके साथ मैंने एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया R2, और मेरा मन नहीं भरा तो मैंने एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया R3, R1 R2 एंड R3। अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टर्स है ना R1 R2 R3, अगर आप इन रेजिस्टर्स को देखोगे तो पहला रेजिस्टर खत्म हुआ, दूसरा कनेक्ट कर दिया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा कनेक्ट कर दिया, एंड सो ऑन। और अगर मन करता तो हम और सर्किट्स में क्या कर सकते थे? रेजिस्टर्स को ऐड कर सकते थे। अब ये इस तरह का जो कनेक्शन होता है जिसमें रेजिस्टर्स एक एंड मतलब एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं, इस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अब यहाँ पर क्या करते हैं? ये जो रेजिस्टर्स है इन सबको क्या करना है? अपने को एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है। बैटरी लिया, स्विच लिया, और हमने इस तरह से क्या कर दिया? ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो बैटरी है, मान लेते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है कैपिटल V का। मैंने आपको बैटरी के बारे में पहले भी बताया था। बैटरी क्या है? तो बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमने जब आपको ओम्स लॉ समझाया था ना, तो ओम्स लॉ में हमने बताया था कि अगर एक ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये कंडक्टर है अगर, और कंडक्टर को अगर मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो कंडक्टर होता है ये पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करता है। पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करता है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड हो गया तो इसका पोटेंशियल V लिखते हैं, और ये लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल 0 लिखते हैं। इस तरह से बैटरी क्या करेगा? जब भी आप बैटरी को कनेक्ट करोगे तो वो पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करता है। ये जो बड़ी वाली लाइन होती है वो हायर पोटेंशियल का लाइन होता है, ठीक है, और ये जो छोटी वाली लाइन होती है वो लोअर पोटेंशियल का लाइन होता है। नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होता, वो लोअर पोटेंशियल होता है। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल, अब यहाँ पर हमने बोला कि अगर बैटरी V वोल्ट्स का है, इसका मतलब उसका हायर पोटेंशियल कैपिटल V का है और उसका लोअर पोटेंशियल 0 का है। बस इतना समझ लो कि जब बैटरी के हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा उस वाले एंड का पोटेंशियल है V, और जो बैटरी के लोअर एंड से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल है 0, मतलब V माइनस 0। तो यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से बता दूं, अगर मान लो एक बैटरी था जिसका पोटेंशियल था 10 वोल्ट्स का, इसका मतलब क्या होगा?
यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा और यहाँ पर क्या होगा, 0 का पोटेंशियल होगा। तो 10 वोल्ट और 0 पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पर वैसा ही है, मान लो एक V वोल्ट का बैटरी है जो हमने क्या कर दिया था, ये जो R1 R2 R3 वाले रेजिस्टर्स थे उनके साथ कनेक्ट कर दिया था। अब जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करने से क्या हो जाएगा, ये जो बैटरी है, बैटरी के हायर पोटेंशियल से बैटरी के लोअर पोटेंशियल तक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। मतलब यहाँ पर ऐसे आके ऐसे 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 पहले करंट R1 में एंटर करेगा, फिर R1 के थ्रू R2 में जाएगा, फिर R2 के थ्रू R3 में जाएगा और वापस में फिर वो बैटरी के अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे R1 R2 और R3 में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर जब इस तरह से रेजिस्टर्स कनेक्टेड है R1 R2 R3, अब अगर ध्यान से सोचोगे ना, तो जो करंट आई बैटरी से, जो करंट आई निकला होगा, वही करंट R1 में एंटर करेगा, क्योंकि करंट को और कोई पाथ मिल नहीं रहा है। वही करंट R1 में एंटर करेगा, वही करंट R2 में एंटर करेगा और वही करंट R3 में भी एंटर करने वाला है। अब ऐसा क्यों बोल सकते हो सर? आप ऐसा इसलिए बोल सकते हो क्योंकि जो भी करंट आया वो R1 में गया, R1 से होता हुआ वो R2 में चला गया, R2 से होता हुआ R3 में चला गया एंड सो ऑन, और वापस से बैटरी में आ गया। अब इसका मतलब ये है कि सीरीज कनेक्शन जब भी होगा, तो सीरीज कनेक्शन का पहचान मैं ऐसा बोल सकता हूं, सीरीज कनेक्शन का पहचान क्या होगा, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड। अच्छा, रेजिस्टर्स क्या है, डिवाइसेस जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ना, उनको बोलते हैं रेजिस्टर्स। जैसे ये जो कंडक्टर मैंने बनाया था, ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो इसका नाम है रेजिस्टर। तो व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, when resistors are connected end to end, when resistors are connected end to end, इस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। बिल्कुल सही है। अच्छा, या और क्या बोल सकते हो कि when there is only one path, when there is only one path for the current, there is only one path for the current to move, the connection is series connection. The connection is series connection. कनेक्शन क्या होगा, सीरीज कनेक्शन होगा। बिल्कुल सही है सर जी। अच्छा, अब क्या होता है ना, सीरीज कनेक्शन क्या होता है ये तो हम समझ गए। अब अगर आप सोचो कि मान लो ऐसे ऐसे 100 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है एक साथ, R1 R2 R3 डॉट 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 R100 तक कनेक्टेड है, तो वो सर्किट बहुत बड़ा सर्किट बन जाएगा क्या, बहुत हैवी, बहुत बल्कि सा रेजिस्टर बन जाएगा ना, उसको हैंडल करना, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे हम क्या कर सके, इन 3 रेजिस्टर्स को हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिससे हम क्या कर पाएंगे, इन 3 रेजिस्टर को एक सिंपल रेजिस्टर से रिप्लेस करने वाले हैं। अब रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करेंगे, पहले वो समझते हैं। ये R इक्विवेलेंट लिखा है। अब पहले तो ना मैं आपको इक्विवेलेंट वाले वर्ड का मतलब समझा देता हूं, उसके बाद आप क्या करना, ये मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा कि ऐसे R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक घर बनाना है, ठीक है, इस तरह का घर है मेरा प्यारा घर, विद अ गेट एंड आल्सो अ खिड़की, एंड नियर बाय देयर इज माय सन, नियर बाय देयर इज माय सन, ठीक है, इधर सन है और मून अभी नहीं होगा, अभी सन है तो मून नहीं होगा, पेड़ वेड़ भी बनाने हैं, जो भी है। तो ये मेरा प्यारा सा घर है, ये घर मेरे को बनाना है। मैंने क्या किया, 3 लेबर्स एम्प्लॉय किए या 3 वर्कर्स एम्प्लॉय किए, ठीक है, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, मैंने 3 वर्कर्स एम्प्लॉय किए। ये 3 वर्कर ने रात दिन एक करके इन्होंने क्या किया, ये 3 वर्कर ने 1 वीक में घर को कंप्लीट कर दिया। एक हफ्ते में घर को बना के रेडी, पेंट वेंट, डिजाइन विजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये वो टाइल्स वाइल्स सब लगा दिया और घर कंप्लीट करके मेरे को दे दिया, बोला कि लो भाई ये रहा आपका घर, ठीक है। मैंने पार्टी दी घर की, अब घर बनाई तो पार्टी दी मैंने, अब पार्टी दी, मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया कि देखो भाई मैंने घर बनाया है,
और मैंने वर्कर्स के बारे में बताया कि देखो कितने अच्छे वर्कर्स है, एक हफ्ते में मेरे को घर बना के दे दिया, इतना शानदार घर। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला, वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने क्या बोला कि मेरे पास एक ऐसा सुपर वर्कर है, मेरे पास एक ऐसा सुपर वर्कर है जो क्या करेगा, इन 3 वर्कर्स का काम अकेले कर सकता है। मतलब ये कि ये जो घर इन 3 वर्कर्स ने 1 वीक में मिलके बनाया है, ये जो सुपर वर्कर है ये अकेला वही घर बना सकता है, ठीक है, ये इंसान अकेला वो घर बना सकता है 1 वीक में। बिल्कुल सही, मैं बहुत खुश हो गया। इसका ये मतलब है कि ये वर्कर 1 और ये सुपर वर्कर, ये वर्कर 2 और सुपर वर्कर 3 और सुपर वर्कर, ये लोग सेम है क्या, इक्वल है क्या? नहीं, इनका काम इक्वल है क्या? इन 3 वर्कर्स ने मिलके जो काम किया था एक हफ्ते में, ये जो सुपर वर्कर है वो 1 वीक में वही काम कर देगा। इसका मतलब या तो इन 3 वर्कर्स को एम्प्लॉय करो या एक सुपर वर्कर लगा दो। बात एक ही है क्या? बिल्कुल सर जी, बात बिल्कुल एक है। तो ऐसा हम बोलेंगे कि ये 3 वर्कर्स या ये एक सुपर वर्कर, दोनों का काम एक जैसा है, दोनों एक जैसे ही काम करने वाले हैं। तो कल को अगर मेरे को दोबारा से घर बनाना पड़ेगा तो मैं या तो इन 3 वर्कर्स को वापस से एम्प्लॉय कर लूंगा या मैं एक सुपर वर्कर को वापस से ले लूंगा। वापस से सुपर वर्कर को ले लिया, सुपर वर्कर ने भी वही काम किया जो ये 3 वर्कर्स मिलकर कर रहे थे। इसका मतलब इन तीनों वर्कर ने, वर्कर 1, वर्कर 2 और वर्कर 3 जो मिलकर काम करते हैं, सुपर वर्कर अकेला कर सकता है। मतलब ये सुपर वर्कर जो है वो वर्कर 1, वर्कर 2 और वर्कर 3 का इक्विवेलेंट वर्कर है। बात समझ में आ रहा है? सब मेरे को नहीं समझ में आई एग्जांपल, कोई नहीं, एक और एग्जांपल आपकी तसल्ली के लिए, एक और एग्जांपल देखो भाई साहब। मान लो क्या है, एक ऐसा रूम है, ठीक है, और इस रूम में मैंने क्या किया, बल्ब लगा दिया। ये बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, फूला हुआ दिल, जैसे दिल के अंदर पानी चला गया वैसा फूला हुआ दिल। इस तरह से मैंने क्या किया, 3 बल्ब लगा दिए, 3 4 10 जितने मर्जी थे उतने लगा दिए। अब यहां पर ये 3 वर्कर्स जो मैंने लगाया तो मेरे को यहां पर कुछ ब्राइटनेस मिला होगा। बिल्कुल, मैंने अगर बल्ब लगाया है, सारे बल्ब काम कर रहे हैं भाई, सारे बल्ब फिलिप्स के हैं, गारंटीड वाले बल्ब है, सारे बल्ब काम कर रहे हैं। तो इस वाले रीजन पर मेरे को ब्राइटनेस मिला। ब्राइटनेस के लिए मैं येलो कलर दिखा देता हूँ, ब्राइट बल्ब ग्लो कर रही है, ये ऐसे। अब ये जो बल्ब ग्लो कर रहे थे उसके कारण से मेरे को रूम में ब्राइटनेस मिल रहा था, ठीक है। तो अब ये मान लो बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब बोलते हैं बहुत लोग, बल्ब 3 है, ये बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3। अब ये 3 जो बल्ब है वो यहाँ पर एक ब्राइटनेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फिर से मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि भाई देख, मेरे पास ऐसे 1 2 3 3 बल्ब है जो बहुत अच्छी ब्राइटनेस क्रिएट कर देते हैं रूम में। फिर से मेरे फ्रेंड ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है। उसने बोला कि मेरे पास एक ऐसा सुपर बल्ब है, मेरे पास एक ऐसा सुपर बल्ब है जो क्या करेगा, उतना ही ब्राइटनेस क्रिएट करेगा जितना ये 3 मिलके कर रहे थे। मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब, बहुत सही है। इसका मतलब ये बल्ब 1, बल्ब 2 और बल्ब 3, ये तीनों बल्ब मिलके जो काम कर रहे हैं ये सुपर बल्ब अकेला कर सकता है क्या? इसका मतलब हम ये बोलेंगे, या तो मैं बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 को यूज में लाऊं या सुपर बल्ब से अकेले से काम निकलवा लूं, बात एक ही है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो सुपर बल्ब है, ये जो सुपर बल्ब है वो बल्ब 1, बल्ब 2 एंड बल्ब 3 का इक्विवेलेंट है। ये जो सुपर बल्ब है वो बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 का इक्विवेलेंट है, ये बोल सकते हैं क्या? अब इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 जो मिलके काम कर रहे थे, ये सुपर बल्ब क्या करेगा, अकेला ही वो काम कर लेगा। तो इसलिए हमने बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 को इसका इक्विवेलेंट बता दिया। अब उसी तरह रेजिस्टर्स का भी खेल है। ये हो गए 2 एग्जांपल्स। अगर अभी भी नहीं समझा है तो रेजिस्टर वाले में समझ जाएंगे। जैसे ये जो रेजिस्टर्स है R1, R2, R3, ये क्या करते हैं, करंट को अपोज करते हैं। इसका और भी काम होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम जब देखेंगे उसमें देखेंगे कि रेजिस्टर्स का और भी काम है। तो ये जो रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, इनका जो भी काम होगा अभी मेरे को नहीं पता। अभी तो तुम बोलोगे सर रेजिस्टर्स क्यों लगाते हैं, रेजिस्टर तो करंट को अपोज कर रहा है, इसको लगाना ही नहीं चाहिए सर्किट में। तो वो हम नहीं लगाते, वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है। तुम वायर भी कनेक्ट करोगे तो वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस का होना सर्किट में जरूरी, बिना रेजिस्टेंस के सर्किट काम नहीं कर सकता। तो ये R1, R2 और R3 जो रेजिस्टर्स है कुछ भी काम कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्या काम कर रहे थे। मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये तीनों रेजिस्टर्स मिलके जो काम कर रहे थे ना,
उसको मैं क्या करूंगा, एक ऐसे रजिस्टर से रिप्लेस करने वाला हूं जो वही काम करेगा जो इन 3 रजिस्टर्स ने मिलके किया था। एक मिनट। हाँ, तो क्या बताते हैं कि ये जो R1 R2 और R3 ने कोई जो भी काम किया है, अभी हमें नहीं पता क्या काम कर रहा है, कुछ तो काम किया होगा इसने, वो R इक्विवेलेंट जो है ना, अकेले वो काम संभालने वाला है। बिल्कुल समझ में आ रहा है सर? हाँ, इसका मतलब क्या है, जितना करंट R1 R2 R3 से मूव कर रहा था वही करंट क्या करेगा, R इक्विवेलेंट से भी मूव करेगा क्या? बिल्कुल सर जी। अच्छा, अब अगर मैं ये वाला सर्किट देखो, यहाँ पे ना एक डेरिवेशन है, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने का, देखते हैं समझ में आ जाएगा बच्चे बच्चे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो बैटरी हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अच्छा, और मैंने आपको बताया कि जो बैटरी का हायर पोटेंशियल है वो कैपिटल V का होता है और ये 0 का होता है। इसका मतलब ये है कि यहां तक, अब जब तक रेजिस्टर नहीं होता ना तो पोटेंशियल नहीं घटता। जैसे यहां पर पोटेंशियल V है और यहां पर पोटेंशियल 0 है, मतलब जैसे यहाँ मूव करते जाएंगे हर एक स्टेप पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ कम होता जाएगा क्या? अच्छा, मान लो यहां पर V है, तो जब तक रेजिस्टर नहीं आएगा ना, रेजिस्टर क्या करता है, पोटेंशियल को घटाता है। एक बस इतना समझ लो, रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल को घटाता है। यहां तक, यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, अभी भी V है। लेकिन जब यहां से यहां जाएंगे ना, तो ये रेजिस्टर जो है पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। अब कितने से डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होके V1 हो गया, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ वो V2 हो गया, यहां पर जो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ वो V3 हो गया। सब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। देखो, हमने बोला कि जो बैटरी है इस वाले एंड पे पोटेंशियल V है और यहाँ पर 0 हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल हर एक स्टेप में कम होगा ना। अच्छा, ऐसा मान लेते हैं कि यहां से यहाँ R1 जो रजिस्टर था उसमें V1 अमाउंट से कम हुआ, R2 जो रजिस्टर उसमें V2 अमाउंट से कम हुआ, और R3 जो रजिस्टर उसमें V3 अमाउंट से कम हुआ। ऐसा मान सकते हैं, बिल्कुल। इसका मतलब जो V था वो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया होगा। कुछ यहां पर घटा, कुछ यहां पर घटा, कुछ यहां पर घटा, एंड सम ऑफ ऑल घटा इज इक्वल टू टोटल घटा। मतलब जितना यहाँ पे डिक्रीज हुआ V1 V2 V3, वो टोटल वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो V को V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। अच्छा, V1 का मतलब है, V1 का मतलब है, देखो इस वाले ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा था, I। ये जो रजिस्टर था R1 रजिस्टर, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था, I। ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। अब अगर ये करंट इनटू रेजिस्टेंस है, यहां से यहां V1 से पोटेंशियल अगर घटा था, तो यहां से यहां पे जो करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखेंगे वो V1 के इक्वल हो जाएगा क्या, ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं V1, अगर मेरे को V1 का वैल्यू लिखना है तो V1 के प्लेस में I इंटू R1 लिख सकते हैं। फिर अगर मेरे को V2 का वैल्यू लिखना है तो I टाइम्स ऑफ R2 लिखेंगे। अगर V3 का वैल्यू लिखना है तो I टाइम्स ऑफ R3 लिखेंगे। लिख सकते हैं ऐसा। R2 में भी करंट I था, R3 में भी करंट I था। I इंटू R1 कर देंगे तो V1 मिल जाएगा, I इंटू R2 कर देंगे तो V2 मिल जाएगा, I इंटू R3 कर देंगे तो V3 मिल जाएगा। अब अगर मैं सब में से, अगर मैं इन पूरे इक्वेशंस में से I कॉमन बाहर निकाल दूं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं क्या? सब में से I मैंने बाहर निकाल दिया, तो I बाहर जाने पर R1 R2 R3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये मान लेते हैं, ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1। ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब ये सर्किट देखो R इक्विवेलेंट वाला। अगर आप R इक्विवेलेंट वाला सर्किट देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर V था, यहां पर 0 है, तो जो भी ड्रॉप हुआ होगा यहीं पर ड्रॉप हुआ होगा, पोटेंशियल जो भी घटा होगा, जो भी डिक्रीज हुआ होगा पोटेंशियल, वो यहीं पर डिक्रीज हुआ होगा। इसका मतलब इसमें भी करंट I फ्लो करेगा, तो V इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्या? V इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट। अब अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 मैंने पहले वाले सर्किट से लिखा है और इक्वेशन 2 मैंने R इक्विवेलेंट वाले सर्किट से लिखा है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एकदम ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो देखेंगे दोनों के RHS तो इक्वल है, RHS नहीं LHS, दोनों के LHS तो इक्वल है। अब अगर दोनों के LHS इक्वल है, मतलब दोनों के RHS भी इक्वल होने चाहिए। तो जब आप दोनों के RHS को कंपेयर करोगे तो एक साइड आपको मिलेगा I R1 प्लस R2 प्लस R3, एक साइड आपको ये मिलेगा
और दूसरे साइड आपको I टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट मिलने वाला है। अब I को इस वाले I से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जितना करंट इस वाले सर्किट में फ्लो कराना है उतना ही करंट इसमें ही फ्लो कराना है, यही तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कंडीशन है। तो हम यहाँ पर R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। यही वो फॉर्मूला है जो हम डिराइव कर रहे थे। ठीक है, आपको डेरिवेशन समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो सिर्फ ये एंड रिजल्ट याद रखिएगा। एंड रिजल्ट क्या होगा कि जब भी रेजिस्टर्स इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है और आपसे बोला जाए कि इन सब सारे रेजिस्टर को एक सिंपल रेजिस्टर से, एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दो, तो एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करने के लिए आप क्या करोगे, सबको सम करके लिख दोगे ना, तो वो उसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे बहुत ही आसान है। अब मैंने दो, ये जो फॉर्मूला है वो 3 रेजिस्टर्स के लिए हमने डिराइव किया है। 3 हो, 4 हो, 10 हो, 1000 हो, कितने भी रजिस्टर्स हो, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वैसा ही रहेगा। जैसे मान लो मैं अगर एक क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन कैसा है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, इस तरह से क्या थे, रजिस्टर्स कनेक्टेड है। ऐसे रजिस्टर्स कनेक्टेड है। मान लो किसी ने आपसे पूछा आर इक्विवेलेंट, तो यहां पर कितने रजिस्टर है, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। अब अगर आर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो सीधा सा आर इक्विवेलेंट क्या लिख देंगे, जितने भी रजिस्टर्स हैं सीरीज में कनेक्टेड उन सबको ना ऐड कर दो, R3 प्लस R4 प्लस R5। सबको अगर आप ऐड कर दोगे, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम प्लस 6 ओम, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20। तो आंसर कितना है, 20 ओम का आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। आसान है क्या, सर बहुत ही आसान है। अच्छा, इसमें ना एक स्पेशल कंडीशन होता है। स्पेशल कंडीशन क्या है, मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ऐसे कितने रजिस्टर्स है, n रजिस्टर्स है। मेरे पास n रेजिस्टर्स है और सारे रेजिस्टर्स स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर ऐसे कनेक्टेड है, और हमको बोला गया है फाइंड आर इक्विवेलेंट। हमें बोला गया फाइंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं आर इक्विवेलेंट में। आर इक्विवेलेंट में सीधा लिख देंगे, पहला वाला रेजिस्टर भी कितना है, यहां पर मान लो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया एंड सो ऑन। R1 के प्लेस में R, R2 के प्लेस में स्मॉल r, R3 के प्लेस में स्मॉल r, डॉट 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 डॉट। ऐसे कब तक चलना है, ऐसे चलना है, n टाइम्स ऑफ r अपने को ऐड करना है क्या, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मान लो n का वैल्यू, मान लो n का वैल्यू 5 होता, मान लेते हैं, r r r r r r 2r 3r 4r 5r 5r हो जाता क्या। मान लो n का वैल्यू 10 होता, 10r हो जाता क्या। अब अगर यहाँ पर n का वैल्यू n है तो सिंपल nr लिख देंगे क्या, तो r इक्विवेलेंट क्या लिख देंगे, n टाइम्स ऑफ r। अब ये याद रखने की बात है क्या, when identical resistors, when identical resistors are connected, identical resistors are connected in, when identical resistors are connected in series, ये जो resistors है आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल resistors अगर सीरीज में कनेक्टेड है, then R equivalent, then R equivalent is equal to n times of R। अब n का वैल्यू 5 10 1000 कुछ भी हो जाए, आप क्या करना, अगर 1000 रजिस्टर्स हैं, सारे 10 ओम के हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1000 into 10 कर दोगे, 10,000 ओम का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो बहुत ही काम की चीज है क्या, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना बहुत ही काम की चीज है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सर्किट को ये बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है, ये हो गया पहला कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। अब यहां पर एक और तरह का कनेक्शन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन के सर्किट्स वो कैसे होंगे,
पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, मान लो मैंने बोला कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए पॉइंट से एक रेजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है, पहला रेजिस्टर R1। ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया R2। ए और बी के ही बीच में एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया R3, और ए और बी को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब यहां पर आप देखो, जो पहला कनेक्शन था उसमें R1 R2 R3, R1 खत्म होता था R2 आता था, R2 खत्म होता था R3 आता था, R3 खत्म हो रहा था R4 आता था, ऐसा कुछ चल रहा था क्या? यहां पर अगर देखोगे तो कनेक्शन जो है वो थोड़े अलग टाइप का है। कैसे? हमने दो पॉइंट को फिक्स कर दिया, दो पॉइंट को फिक्स कर दिया और इनके बीच में रेजिस्टेंस लगाते जा रहे हैं। R1 लगा दिया, R2 लगा दिया, R3 लगा दिया, मन करता तो R4 लगा देते, R5 लगा देते, कितने भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन का पहचान क्या है कि when resistors, when resistors, R-E-S-I-S-T-O-R-S, when resistors are connected between common point, when resistors are connected between common point, when resistors are connected between common point, the connection is known as, the connection is known as, the connection is known as parallel connection। ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल कनेक्शन की पहचान है। पैरेलल कनेक्शन सीधा सा बोल देंगे, कॉमन पॉइंट्स के बीच में, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। जैसे बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो कैसे? मान लो मैं बोलूं कि ऐसा एक रेजिस्टर है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, यहाँ पर R1 है और ये R2 है। अब ये R1 और R2 पैरेलल में है क्या? R1 और R2 रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में है क्या? नहीं। A और B के बीच में R1 कनेक्टेड और A और C के बीच में R2 कनेक्टेड है। ये पैरेलल में तब होते, ये पैरेलल में तब होते जब A और B के बीच में ही R1 और R2 कनेक्टेड होते। बात समझ में आ रहा है क्या? तो पैरेलल कनेक्शन एकदम ध्यान से देखना, जब वो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है ना, तभी वो पैरेलल कनेक्शन है। अगर नहीं कनेक्टेड है कॉमन पॉइंट्स के बीच में, तो पैरेलल कनेक्शन नहीं। देखो अभी आप ऐसा भी समझ सकते हो, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में ज्यादा टफ सर्किट्स नहीं आएंगे। अगर आप देखोगे ना, तो ये जो करंट यहाँ पर आई आया, सीरीज में क्या हो रहा था? सीरीज में करंट को चलने को सिर्फ एक रास्ता मिलता था। यहाँ पर करंट जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा, करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्या? जब करंट डिस्ट्रीब्यूट करने की टेंडेंसी रखता है ना, तो वो पैरेलल कनेक्शन हो सकता है, हमेशा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस में बोल सकता हूं कि देखो सीरीज और पैरेलल ही है, मिक्स टाइप के कनेक्शंस आप में होते नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जब करंट को चलने के लिए मल्टीपल पाथ मिल रहे हैं, करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स हो सकता है, हमेशा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। अगर करंट डिवाइड, तुम बोल दोगे कि सर आपने तो बोला था करंट डिवाइड कर रहा है मतलब पैरेलल कनेक्शन, वो हमेशा सत्य नहीं है, कभी कभी सही हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये जानो कि जब भी दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो उस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसमें डेरिवेशन बताऊंगा, इसमें इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा, फिर इसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा नेक्स्ट वाले क्लास में।